मैं ये समझता हूँ कि जो ये विपक्ष जो इस बात के ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि मुआवजा राशि कम है, जिस किसी को ना देने हो वो कुछ भी इस आंकड़ा बोल सकता है। भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं 50,000 होने चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि 60,000 होने चाहिए। मेरा उनसे ये पूछना है कि जब उनकी हरियाणा में सरकार थी 10 साल, तो उन्होंने कितना मुआवजा राशि दिया था? इनेलो पार्टी रैली कर रही है रोहतक में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इनेलो पार्टी अब रैली करके अपना जनाधार ढूंढने की कोशिश कर रही है। इनेलो वो पार्टी है जो देश के, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े जननायक चौधरी देवीलाल जी जिनकी गिनती उनमें होती है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लोग इस सारी राजनीति में स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा में अब विपक्ष सिर्फ बरगलाने का काम करता है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो रैली कर रहे हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अभय चौटाला, इनको आपके माध्यम से मेरा एक और निवेदन है कि एक बार कभी विधानसभा का सत्र चल रहा हो या कोई और कार्यक्रम हो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इनको इकट्ठे बिठा के और इनको कहो कि एक बार फैसला ये कर लो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार कुछ न कुछ नया लेकर आती रहती है। कभी कोई योजना तो कभी कोई स्कीम, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा समाज सेवा में बिजी रखती है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप अहलावत जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है, धन्यवाद। प्रदीप जी, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? परविंदर जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को, आपके श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो पूरे साल ही समाज से जुड़ने का, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी की तरह से नहीं, एक सामाजिक संस्था की तरह से समाज के बीच में रहती है। अभी पीछे हमने पौधारोपण के कार्यक्रम किए थे, एक पेड़ माँ के नाम पे कार्यक्रम चला था। लेकिन हम इसका एक तरीके से सघन कार्यक्रमों की हमारे पास सूची आई हुई है, जो 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा के नाम से हम यह कार्यक्रम चलाने वाले हैं। इसमें अलग अलग स्थानों के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप्स होंगे, हेल्थ कैंप्स होंगे, जिसके ऊपर हमारा विशेष फोकस महिलाओं के हेल्थ के ऊपर होगा। और इसी तरीके से अलग अलग कार्यक्रम 17 सितंबर से लेके और आगे 25 दिसंबर 21 सितंबर के बाद हमारे सांसद खेल महोत्सव भी आ रहा है, जो 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव भी चलेगा, जिसमें सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में, और अगर कोई राज्यसभा सांसद है तो भी उन्हें एक लोकसभा क्षेत्र दिया गया है, जहाँ पे वो अलग अलग गेमों को आयोजन कराएंगे और उसका प्रचार प्रसार में युवाओं में उसकी बात की प्रेरणा देंगे। प्रदीप जी, एक प्रदेश के अंदर एक बड़ी विपदा आई हुई है। पंजाब की बात करें, बड़ा भाई है पंजाब, वहाँ पर भी त्राहिमाम मची हुई है। और हरियाणा में भी हालात जो आपने देखे हैं, बड़े ख़राब हालात चल रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखो परमिंदर जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम सब उनके साथ इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में पड़ोसी होने के नाते भी और छोटा भाई होने के नाते भी हम उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने पंजाब को भी, हिमाचल को भी, जम्मू कश्मीर को भी, सबको 5-5 करोड़ रुपए की एक राहत राशि पहुंचाई है। उसके अलावा हरियाणा से सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री की पंजाब में भेजी जा रही है। हमारे जो और भी बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से और वैसे वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी लोगों के बीच में लगे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं, और उस चीज़ का अब सुधार भी है। और मैं समझता हूँ कि अगले कुछ ही दिनों में स्थिति सामान्य होने जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने जो 15,000 रुपये मुआवजा तय किया है वो काफ़ी कम है। किसानों की 2 फसलें ख़राब हो रही हैं, एक तो वर्तमान फसल और एक अगली फसल, तो सरकार को ये मुआवजा राशि बढ़ानी चाहिए। जहाँ तक मुआवजा राशि की बात है, ये सरकार का फैसला है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये विपक्ष जो इस बात के ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि मुआवजा राशि कम है, जिस किसी को ना देने हो वो कुछ भी इस आंकड़ा बोल सकता है। भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं 50,000 होने चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि 60,000 होने चाहिए। मेरा आपके माध्यम से
उनसे ये पूछना है कि जब उनकी हरियाणा में सरकार थी 10 साल, तो उन्होंने कितना मुआवजा राशि दिया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार लोगों की फसल को नुकसान हुआ है, जल भराव के कारण नुकसान हुआ है। अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में लगातार कुछ हर साल या कुछ साल के बाद किसानों को ये संकट से गुजरना पड़ता है। मैं ये सब पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समय में कितना राशि दी थी। हरियाणा सरकार जो भी हर संभव हो सकता है वो कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद फील्ड में हैं, किसानों से जाके मिल रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा का किसान इस सरकार के कामकाज से और सब कार्यशैली से बहुत खुश है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सीएम जो है रोहतक के एरिया में आ भी नहीं रहे, और एक बार आए हैं वो भी रात को आते हैं, और जहाँ भी जाते हैं लोगों को देर से पता चलता है, अकेले अकेले आते हैं, कुछ लोगों से मिलकर चले जाते हैं। वो लोगों को देर से नहीं पता लगता है, वो दीपेंद्र हुड्डा जी को नहीं पता लगता, क्योंकि वो खुद यहाँ नहीं रहते हैं। अब वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक सूचना उनको नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ग्राउंड पे रहें तो पता लगे। आज जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय रोहतक में ही है। आज वहाँ पे पीजीआई में कार्यक्रम है, और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की वहाँ पे मूर्ति का अनावरण है, और वहाँ पे और भी सामाजिक कई कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी का रहना हुआ है। रोहतक के अंदर मैं समझता हूँ कि चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी थे, चाहे अभी मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी हैं, उनका रोहतक में जितना दौरा लगता है, मैं समझता हूं कि उनका खुद के गृह क्षेत्र में या जहां जिस विधानसभा से आते हैं उससे ज़्यादा दौरा रोहतक में रहता है, और वो लगातार लोगों के संपर्क में है। इनेलो पार्टी रैली कर रही है रोहतक में, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? इनेलो पार्टी अब रैली करके अपना जनाधार ढूंढने की कोशिश कर रही है। इनेलो वो पार्टी है जो देश के, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े जननायक चौधरी देवीलाल जी, जिनकी गिनती उनमें होती है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, उनके उत्तराधिकारियों से, राजनीतिक उत्तराधिकारियों से निकली हुई पार्टी। अब तो कई पार्टियाँ हो गई, अलग अलग पार्टियों में उनके वंशज उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टी को लोगों के बीच में रहना चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लोग इस सारी राजनीति में स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा में अब विपक्ष सिर्फ बरगलाने का काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी लोगों के सच्चे काम करती है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो रैली कर रहे हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अहमद चौटाला, इनको आपके माध्यम से मेरा एक और निवेदन है कि एक बार कभी विधानसभा का सत्र चल रहा हो या कोई और कार्यक्रम हो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इनको इकट्ठे बिठा के और इनको कहो कि एक बार फैसला ये कर लो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है। कांग्रेस कहती है कि इनेलो बी टीम है, इनेलो कहती है कि जेजेपी बी टीम है, जेजेपी कहती है कि कांग्रेस बी टीम है। मैं कहता हूँ कि ये आप सब लोग कोई टीम ही नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को किसी को बी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी लोगों के, हरियाणा के लोगों के दिलों में और पूरे देश के दिलों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो काम हुए हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हमें कोई बी टीम की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी बी टीम नहीं है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जीएसटी रिफॉर्म का, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जीएसटी एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला टैक्स के आधार के ऊपर भारत की सरकार ने लिया था। 2017 में जब ये फैसला हुआ, उसके बाद से मूल चूल परिवर्तन हुआ है। उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स भरने वाले 65 लाख ही लोग थे, अभी 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं। मेरा इसके ऊपर एक विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल झज्जर में सुबह 11 बजे, हमारे जो झज्जर का जिला कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पे विस्तार से हम सभी प्रदेश के प्रवक्ताओं को ये ऊपर से निर्देश है कि हम सब लोगों के बीच में जाके इनकी जो हमारे फ़ायदे हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हम लोगों तक पहुँचाएं। इसके बारे में जीएसटी आने के बाद रेवेन्यू कई गुना बढ़ा है। लोगों में जो अलग अलग टैक्सेस होते थे, वो अलग अलग टैक्सेस अब एक टैक्स के अंदर आ गए हैं। लोगों का शोषण बंद हुआ है, और एक अलग अलग स्टेट्स में भी जो अलग अलग स्लैब्स थे वो भी एक तरीके से समान हो गए हैं। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो दिवाली से पहले जो दिवाली देने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों के लिए दिवाली एडवांस में मनाई है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। कल आप सब लोग भी साथी आमंत्रित हैं, वहाँ पे 11 बजे वहाँ पे मिलके इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, सरकार ने कई बड़े अहम फैसले किए हैं। एक तो सरकार जो हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में जो बदलाव किए हैं उससे कहीं ना कहीं देश को बड़ा फायदा हुआ है। प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।